केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, पिछला पूरा लेक्चर इस बात पे था कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा कैसे। ये पूरा लेक्चर है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा पे, बिल्कुल अपोजिट बात। ये कैसे शुरू होती है, देखो, केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो केस लॉ कैसे घुमाएगा, हमको कंफ्यूज कैसे करेगा, जरा समझना। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक तो होता, ऐसे समझो, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होता और एक्स्ट्रा टाइम की बात हो रही होती, जिसमें कंसल्ट नहीं किया जाता किसको। तो फिर क्या होता, श्योरिटी को अगर कंसल्ट नहीं करते तो श्योरिटी क्या हो जाता, डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन यहां पे हमने कुछ बदल दिया है। हमने क्या बदल दिया है, हम प्रिंसिपल डेटर, मतलब जो क्रेडिटर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल डेटर की जगह किसी थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन जो वर्ड है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है लॉ की भाषा में। थर्ड पर्सन का मतलब हमेशा ये समझ लो कि जैसे सपोज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, व्यक्ति अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पेरिफेरी है उसमें जो लोग आते हैं वो 2 हो 3 हो 10 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस कॉन्ट्रैक्ट की पेरिफेरी के बाहर जो व्यक्ति है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो सारे लोगों को हम क्या बुलाते हैं, थर्ड पर्सन। तो या कोई काउंटिंग वाउंटिंग का गेम नहीं है कि 1%, 2%, थर्ड पर्सन। या ये गेम है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, उनको छोड़ के जो भी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर और या फिर श्योरिटी, ये तीन पार्टी इन्वॉल्व थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था ये। क्रेडिटर ने जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है, वो एक्स्ट्रा टाइम मिला तो किसको है, पीडी को। एक्स्ट्रा टाइम इसी को मिला है, लेकिन ये इसलिए मिल गया क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट किया क्रेडिटर ने किसी थर्ड पर्सन के साथ, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि इसे ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो पिछली कहानी से कैसे ये अलग है, ये बात समझ में आई। पिछली कहानी क्या बोली, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर दोनों ने आपस में डिसाइड किया और श्योरिटी को इन्वॉल्व नहीं किया। उस केस में एक्स्ट्रा टाइम अगर दोगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन पीडी को एक्स्ट्रा टाइम मिला है, लेकिन क्रेडिटर और पीडी के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट यहां हुआ है। उसका इंपैक्ट गया है कि पीडी को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। इस केस में कोई धोखा हो रहा है क्या श्योरिटी के साथ, नहीं। पर पिछले केस में एक तरह का धोखा था श्योरिटी के साथ, इसलिए उसको सेफ्टी दी कि भाई तू डिस्चार्ज। लेकिन यहां पे तो कोई उसके इंटेंशनली ये दोनों पार्टी को धोखा नहीं कर रही है उसके साथ, तो इस वजह से यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। और प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी बन जाएगी। क्या मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर पाया हूं वंशिका? दोनों पॉइंट कितने अलग अलग हैं? ठीक है, तो रीड कर लेते हैं। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ है टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। लेट्स सी, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो इन दोनों के बीच में हुआ है, क्रेडिटर और थर्ड पर्सन के बीच, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। तो फिर श्योरिटी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता और उसका इंटेंशन ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि भैया एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं प्रिंसिपल डेटर को, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज होता। थर्ड पर्सन के साथ हुआ है तो वो तो कोई इंटेंशन नहीं था क्रेडिटर का और पीडी का कि हम धोखा दे दें किसको, श्योरिटी को। उसे उसके साथ हमने कल भी पढ़ा था, वो कंसेप्ट वहीं से चल रहा है। अगर श्योरिटी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन करोगे या कंसील करोगे कुछ तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, वही वाली बात रहती। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा इंटेंशन नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सी फॉर क्रेडिटर ही होगा, जरूर देखते हैं। सी द होल्डर ऑफ अ ओवरड्यू बिल, ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक तरह से एक पेपर लिखा हुआ जिसमें राइट एंड लायबिलिटी है, तो जिसको पेमेंट मिलना है
और किसी को पेमेंट पे करना है, जो पेमेंट जिसको मिलना होता है उसके लिए वो ही पेपर बिल रिसीवेबल हो जाता है, और जिसको पेमेंट देना होता है वो ही पेपर उसके लिए बिल पेएबल हो जाता है। बिल रिसीवेबल अकाउंटिंग की भाषा में असेट हो जाती है क्योंकि फ्यूचर रिसीवेबल है, बिल पेएबल अकाउंटिंग की भाषा में लायबिलिटी हो जाती है ना। तो ऐसा एक बिल है, उसका होल्डर है सी, होल्डर होने का मतलब है उसके पास उसका राइट है, इसका मतलब सी के लिए असेट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सी को पैसे मिलेंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में सी कौन हो गया, क्रेडिटर। ऐसे पूरी कहानी बन गई। ड्रॉन बाय ए, इसे किसने बनाया है, ए ने ड्रॉ किया है, मतलब लाइबिलिटी किसने ली है, ए ने। तो बिल पेबल किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो ए कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। और श्योरिटी कौन है ना, अब जरा भाषा समझो, ऐसा लग रहा था पर इसकी लैंग्वेज से क्लियर होगा, थोड़ा सा एक बार और पढ़ के देखो। दिस बिल इज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी, दिस बिल इज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी। हाँ, तो वो जब तक कॉमा या फुल स्टॉप ना आए, ये चीज तो सीख लो अच्छे से, तब तक कोई कंसेप्ट मत बनाओ। बनता है, थोड़ा दिमाग करता है ऐसा, लेकिन एटलीस्ट उसको एक बार असेस करो कि क्या हम ठीक ही जा रहे थे, है ना। तो हमको समझ में आया, नहीं नहीं नहीं, ये जैसे ही वर्ड आया ना बाय ए एज श्योरिटी, वैसे ही मेरे को क्लियर हो गया कि नहीं नहीं ये ए श्योरिटी है, बी, बी कौन है, पीडी। फिर बोलते हैं ठीक है, एक्सेप्टेड बाय बी, एक्सेप्टेंस किसने दिया, बी ने, मतलब लाइबिलिटी बी की है, यहां से और क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट विथ एम, अब देखो जरा, जब कॉमा कई बार लगा हो तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें समझने की। सी के बाद क्या लगा था, कॉमा। देखो सी के बाद कॉमा लगा था, मैंने थोड़ा ज्यादा चितर पितर कर दिया तो मैं दिखाता हूं, ये लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग है, जरा समझना। सी के बाद लगा था कॉमा, फिर एक लाइन लिखी थी, द होल्डर ऑफ ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी, फिर लगाए क्या, कॉमा। तो एक्चुअल में एक कॉमा के बाद ये कॉमा, और उसके बाद फिर कॉमा के बाद ये कॉमा, एंड एक्सेप्टेड बाय बी, मतलब यहां से लेके कहानी यहां तक कुछ और चली, यहां से लेके यहां तक कुछ और चली, और एक्चुअल ये सी से जो कहानी कंटिन्यू करेगी वो यहां से। समझ रहे हो कितना मजेदार है। सी के बाद सीधे यहां से इंटरप्रिटेशन बनेगा सही। अब देखो तुम्हें सही समझ में आएगा। सी कॉन्ट्रैक्ट विथ एम टू गिव टाइम टू बी, और बीच में केवल उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी। यह है लॉ का मजा। वंशिका समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, रीड कहां से कहां, वो कॉमा के बीच में जो लिखा है ना उसको बोल सकते हैं हम ये बिटवीन द लाइन मीनिंग है। एक्चुअल लैंग्वेज हमें जो पढ़नी चाहिए वो है सी कॉन्ट्रैक्ट विथ एम टू गिव टाइम टू बी। अब पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अंदर की लाइनें पढ़ो कि आखिर एक्चुअल में झोलझाल है क्या, बट बेसिक केवल हमारा इंटरप्रिटेशन यहां बनना चाहिए, सी कॉन्ट्रैक्ट विथ एम टू गिव टाइम टू बी। अब हमें ये इस बीच की लाइन पढ़ के पता चला एम तो थर्ड पार्टी है, एम का तो कोई लेना देना ही नहीं था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन बी जो है वो पीडी था। तो सी मतलब क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी से, किसको टाइम देने के लिए, बी को। अब हमारी हेडिंग जस्टिफाई हो गई कि हम वो वाला ही सिनारियो पढ़ रहे हैं। वंशिका बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? हेलो वंशिका, एग्जिट हो गई क्या? शायद। तुझे समझ में आया? ए इज नॉट डिस्चार्ज, तो इस केस में हम ये बोलेंगे ए मतलब श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। कोई डाउट? अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिस वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है किसको, प्रिंसिपल डेटर को, तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता श्योरिटी के डिस्चार्ज होने का। लेकिन अगर क्रेडिटर, अब ये जब क्वेश्चन आता है ना तो हम ऐसे एक लाइन ये लिखेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करके लॉ की लैंग्वेज में दूसरी लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट करता है इटसेल्फ पीडी के साथ और एक्स्ट्रा टाइम देता है उसे विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी, देन श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। ये जो लाइन है, इस लाइन को लिखने के पहले एक वर्ड लिखा जाता है एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ पीडी without consulting surety, then surety will, ऐसा नहीं, if the creditor contracts with PD for giving him extra time, अगर पर्पस नहीं है तो भाई कौन, वैसा नहीं है कि सब में डिस्चार्ज है,
पर्पस यही वाला, गिविंग हिम एक्स्ट्रा टाइम, पीडी को, देन श्योरिटी विल डिस्चार्ज. लेकिन इफ एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा, इफ creditor contracts with third party for giving extra time to PD, principal debtor, then surety will not discharge. फिर वो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो लिखेंगे, पहले प्रोविजन ऑफ द लॉ लिख दिया, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस जो भी क्वेश्चन बना के देगा, इसने इसके साथ ऐसा किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या ये होगा, फिर उसका एक क्वेश्चन पूछेगा वो कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, तो फिर हम उसका कंक्लूजन करके लिखेंगे. तो प्रोविजन ऑफ द लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस और फिर कंक्लूजन. ये तरीका होता है एक सिस्टमेटिक लीगल आंसर लिखने का. मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी सब, पर पहले थोड़ा फ्रेम तो बने दिमाग में कि हमको करना क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको ऐसे, और इसका यूज जब करेंगे तो कैसे करेंगे. इसको रट के कुछ नहीं होना है, इसको समझना है ना. वंशिका, क्या ये समझ में आ रहा है तुझे? कोई डाउट है इसमें, ये जो मैंने अभी बात की इसमें? चलो, नहीं, नंबर ऑफ सेक्शंस की अभी जरूरत नहीं है, इवन सेकंड लेवल ऑफ फाइनल एग्जाम्स पे भी जरूरत नहीं थी. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं वो जब तुम थ्योरी पढ़ोगे मेरे साथ, रोज देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट नंबर के सेक्शंस हैं. वो मेमोरी में रह जाते हैं, बट वो भी मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें याद होने चाहिए. सीए फाइनल लेवल पे जाके बहुत सारे रेफरेंसेस तुम्हें याद, और तब तक हैबिट हो जाती है इतना पढ़ते पढ़ते, है ना. तो अभी इस ईयर के लिए तो तुम्हें ऐसा कोई सेक्शन स्पेसिफिकली याद रखना है सारे सेक्शन, ऐसा नहीं है. कुछ सेक्शन होंगे जिसमें तुम्हें ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि हाँ ये सेक्शन नंबर मेरे को अब याद रहता है. चलो आगे चलते हैं. एक ग्राउंड तो हमने पढ़ लिया कि श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता. ऐसा करने पे ऐसा फील क्यों हो रहा था? क्योंकि इसी तरह की एक सिनारियो थी जिसपे श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा था, इसीलिए हमने उसमें क्लैरिटी पढ़ ली कि ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा और किस केस में होगा. दूसरा भी उसी तरह का है, जरा देखो, मैं अभी कनेक्ट करके बताऊंगा कि हमने ऊपर श्योरिटी डिस्चार्ज कहां पढ़ा था. क्रेडिटर फोरबियरेंस टू स्यू, तुम्हें याद है एक केस पढ़ा था हमने कि अगर क्रेडिटर ये प्रॉमिस कर देता है प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तेरे पे सूट फाइल करूंगा ही नहीं, और बिना श्योरिटी के कंसल्टेशन के कर लिया उसने, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता. लेकिन यहां कहानी क्या है? क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी. अब सर लग तो वैसे ही रहा है कि क्रेडिटर का फॉरबियरेंस है. फॉरबियरेंस वर्ड का मतलब भी तो यही ऐसे ही कुछ होता है कि मैंने माफ किया, छोड़ दिया. फॉरबियर करने का मतलब ये होता है. तो यहां वर्ड लिखा है मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स टू स्यू. सूट से फॉरबियरेंस मतलब किस बात पे माफ कर दिया कि मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा. तो फॉरबियरेंस बाय क्रेडिटर ऑन व्हाट? ऑन पार्ट ऑफ फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट डेटर. और आगे पढ़ के देखो, टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी. रेमेडी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब होता है लीगल राइट. ये वर्ड तो सीख ही लो. लीगल राइट मतलब यहां पे क्या कहना चाहता है वो? मैं अपना कोई लीगल राइट भी तुम्हारे अगेंस्ट एक्सरसाइज जो कर सकता हूं, मुझे लीगली राइट है तुम्हारे अगेंस्ट एक्सरसाइज करने का, वो भी मैं फॉरबियर कर रहा हूं, उसे भी मैं छोड़ रहा हूं. तो सूट फाइल करने का राइट भी छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करूंगा. और मुझे कोई अदरवाइज लीगल राइट था कॉन्ट्रैक्ट में भाई कि तुमसे ये पैसे लेने हैं, तुमसे ये परफॉर्मेंस लेनी है, वो भी छोड़ रहा हूं. Does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary. अब ये जो लाइन यहां से लिखी है, इन द, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो. अभी ये समझ में आएगा कि क्यों लिखा है. डज, ये कॉमा के बाद कंटिन्यू कर लो. डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी. एग्जाम्पल के बाद वापस जाता हूं. बी ओज टू सी अ डेट.
बी और सी के बीच में डेट वाला रिलेशन है, मतलब एक डेटर एक क्रेडिटर है। कौन क्रेडिटर है कौन डेटर है? बी ओज टू सी, बी के ऊपर उधारी है, मतलब ये हो गया पीडी। सी कौन हो गया? क्रेडिटर। अ डेट गारंटीड बाय ए कौन हो गया? श्योरिटी। ये कहानी हो गई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। द डेट बिकम पेबल, डेट बिकम पेबल इसका मतलब हुआ कि सपोज 1 अप्रैल को उधारी चुकानी थी, तो 1 तारीख जिस दिन आएगी उस दिन हम बोलेंगे डेट बिकम पेबल। या फिर ऐसा भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं जिस दिन गुड्स डिलीवर करूंगा उस दिन पैसे लूंगा, तो जिस दिन गुड्स डिलीवर होंगे उस दिन डेट बिकम्स पेबल। मतलब वो इवेंट या डेट ऑकर हो जाने पे, जिस डेट पे हमने ये डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट में कि डेट पेबल हो जाएगी, मतलब डेट ड्यू हो जाएगी, उस इवेंट पे डेट बिकम पेबल। तो वो जो भी हो रहा होगा वो ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन था और डेट जो है वो बिकम पेबल टू सी हो गई, मतलब सी के पास क्या आ गया? राइट टू रिसीव। डज नॉट स्यू बी, उसने सूट फाइल नहीं किया, उसके पास राइट आ गया है ना, पर वो सूट फाइल नहीं कर रहा। और कितना टाइम हो गया? फॉर अ ईयर आफ्टर द डेट बिकम पेबल, 1 साल बीत गया उसने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया। ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम श्योरिटीशिप, तो क्या इसमें हम ये मान लेंगे कि उसने ए की भी जिम्मेदारी खत्म है? डेट बिकम पेबल पे दो चीजों में अंतर समझना, मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाने की कोशिश की है। डेट बिकम पेबल जिस दिन हो गई उस दिन अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ? डिफॉल्ट तो हो गया ना। अब प्रिंसिपल डेटर सॉरी क्रेडिटर, ये हम ऊपर पॉइंट पढ़ चुके हैं, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से ही पैसे मांगने जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पहले किसके पास भी जा सकता है? श्योरिटी। डिफॉल्ट हो गया तो डायरेक्टली किसके पास जा सकता है वो? ये बात हमने ठीक से सीखी थी। डिफॉल्ट उसी दिन हो गया है ना, वो श्योरिटी के पास जा सकता है, वो श्योरिटी के पास नहीं जा रहा, पीडी के पास भी नहीं जा रहा, तो क्या हम ये बोलते श्योरिटी फ्री हो गया? नहीं सर, पीछे भी तो ऐसे ही पढ़ा था कुछ, नहीं बहुत अंतर था। जब पहले पॉइंट पढ़ा था तो वर्ड क्या थे देखना, वहां था प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा। क्या यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहा है वो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट? फॉरबियर करना मतलब इग्नोर करना, अलाउ करना। एक टाइम निकल रहा है और वो तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं कर रहा, तुम्हारे अगेंस्ट अपने राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, गारंटर के पास भी नहीं जा रहा, तुम्हारे पास भी नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब फ्री हो गए हो। जबकि वहां पिछली बार उसने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आऊंगा ही नहीं तेरे अगेंस्ट केस करने, और उसमें इन्वॉल्व नहीं किया श्योरिटी को, ऐसा प्रॉमिस कर रहा था क्रेडिटर किसके साथ? प्रिंसिपल डेटर के साथ। इसलिए हमने कहा था कि अब डिस्चार्ज हो गया। कौन? जब तू उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता तो उसकी तो प्राइमरी लायबिलिटी, तो इसके अगेंस्ट कैसे केस कर सकता है? एक तरह से तुम अपनी डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा राइट नहीं है। यहां डिक्लेरेशन थोड़ी है इस बात का कि मेरा राइट नहीं है, सिर्फ फॉरबियर कर रहा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, कि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं? वंशिका बताओ, ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक, थोड़ी थोड़ी हुई है, कोई बात नहीं। तो आके डाउट पूछ लेना मुझसे, कल लेक्चर तो रिकॉर्ड होकर डाल ही दूंगा, उसे देख लेना फिर से। नहीं होगी, ये बैठी है सामने तेरी रिप्रेजेंटेटिव, है ना, वो नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा होगा तुझे। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब जरा आराम से, है ना, बहुत सारे वोकेबलरी आ रही। अभी मैंने ये वोकेबलरी सिखाई। रेमेडी मतलब बार बार बोलूंगा तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा, चिंता मत करो। यस, लीगल राइट, और तुम भी बोलो तो याद हो जाता है, लीगल राइट। और कौन सा वर्ड दिख रहा है? डिस्चार्ज, मतलब कि ऑब्वियसली उसकी जो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म थी वो छूट गई, हट गई, है ना। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब हम वही वाली बात कर रहे हैं, श्योरिटी का डिस्चार्ज किससे? बाय क्रेडिटर्स एक्ट, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अपन ने केस पढ़े थे, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर की वजह से डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हो सकता है। उसमें ही अब हम ये क्लियर कर रहे हैं कि क्या कब डिस्चार्ज नहीं होता है ना, हमें सीखना ये है। और रिलेट उस वाले ग्राउंड से हो रहा है, इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूं कि क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग, इंपेयरिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, इंपेयरमेंट मतलब नुकसान। ये
इंपेयरिंग को डिक्शनरी मीनिंग ही उठा रहे हैं, कोई डिफाइन नहीं है वो। इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब जरा इसको समझते हैं, हेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जरा सबसे पहले एग्जांपल पे चलते हैं, फिर केस लॉ बताता हूं। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस टू बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी। तो मुझे बताओ यहां पे अब काफी सारा क्लियर हो गया। ए कौन है? श्योरिटी। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। एम एज ट्रेनी टू बी। बी कौन होता है? बी कौन होगा फिर? और एम कौन होगा फिर? बी होगा परफॉर्मेंस लेने वाला, एम होगा परफॉर्मेंस करने वाला। तो कायदे से ये होगा पीडी और ये होगा क्रेडिटर। और क्रेडिटर को गारंटी देते हैं तो देखो आगे क्लियर हो रहा है। ए पुट्स एम एज अप्रेंटिस टू बी एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर एम्स फिडिलिटी, वो ठीक से काम करेगा। ठीक है, आगे देखो। बी promised on his part that he will at least once a month see that M make up the cash. Obviously ट्रेनी जैसा रख दिया है तो उससे काम लेता है P, और ऑब्वियसली उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डील करता होगा, तो उसके पास जो कैश रहता है उसका एक बार चेकिंग करेगा वो मंथ में कि ये ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं। ऐसी कहानी है। ए ने इस बात की गारंटी ले रखी है, एम की फिडिलिटी मतलब वो ठीक से काम करेगा और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होगा तो मैं उसके डिफॉल्ट पे कंपनसेट कर दूंगा। तीन पार्टी मिल के कहानी बना रहे हैं, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। यहां तक कोई समस्या? अब क्या होता है? बी ओमिट्स टू सी। बी ने क्या किया? भूल गया। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एवरी मंथ वंस, एटलीस्ट वंस में चेक करूंगा कि एम कैश में कोई गड़बड़ तो नहीं करता, एम्बेजलमेंट तो नहीं करता। इंग्लिश वर्ड है एम्बेजलमेंट, ऐसा तो नहीं करता। बी ओमिट्स टू सी दिस डन एज प्रोमिस्ड और एंड एम एम्बेजल्स। एम ने गड़बड़ भी करी। अब तुम कॉमन सेंस से पहले बताओ, फिर अपन लॉ मेकर के सेंस पे चलते हैं। लॉ मेकर कोई नॉन मतलब ऐसा नॉनसेंस लॉ थोड़ी बनाते हैं। इस सिचुएशन में तुम होते तो क्या बोलते? क्या श्योरिटी को डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए इस बात से? क्रेडिटर ने एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक महीने हर महीने चेक करूंगा ये गड़बड़ कर रहा है कि नहीं। 2-3 महीने बीत गए और उसे टाइम नहीं मिला, वो चेक नहीं कर पाया। वो जो अप्रेंटिस था उसने गड़बड़ कर दी। उस अप्रेंटिस की गारंटी ले रखी थी ए ने। क्या ए ये बोल के डिस्चार्ज हो सकता है कि भाई जब तूने प्रॉमिस किया था तुमने चेक क्यों नहीं किया? क्या उसे इस बात पर डिस्चार्ज मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? दोनों जवाब दो। वंशिका? क्या इस पे उसे डिस्चार्ज मिलना चाहिए ए को? आवाज नहीं आ रही तेरी। देखो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोलता नहीं, बी प्रोमिसेस, ये वर्ड बहुत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ क्या लिखा उसने? उसने प्रॉमिस किया था अपने पार्ट पे कि एटलीस्ट वंस अ मंथ वो गड़बड़ चेक करेगा। अरे लगातार 3 महीने की गड़बड़ हो गई तो तुम तो 3 महीने का कंपनसेशन मांग लोगे, जबकि ए ये सोच कर बैठेगा जब तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम हर महीने चेक करोगे और 1 महीने में गड़बड़ हो गई और आप बिल्कुल कंपनसेशन ले लेना। तो यहां पे जब वो भूल गया है तो फिर श्योरिटी कैसे लायबल हो सकता है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये प्रॉमिस वाला केस नहीं होता, नॉर्मल केस होता, बी प्रॉमिस नहीं करता हर महीने का, बस वो बोलता कि यार मैंने एक अप्रेंटिस रख लिया तेरे कहने पे, तू गारंटी लेता है। ए बोल रहा है हाँ मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, फिर एम्बेजलमेंट होती तो क्या वो डिस्चार्ज हो जाता? नहीं। यहां पे क्या हुआ? बी ने अपने पार्ट से खुद एक प्रॉमिस किया, जिसे क्रेडिटर ने खुद अपने पार्ट से एक प्रॉमिस किया और खुद ही उस प्रॉमिस को तोड़ दिया।
जिसका बर्डन किसको सहना पड़ेगा, श्योरिटी को, तो भाई फिर श्योरिटी को डिस्चार्ज देना पड़ेगा। आई होप पिक्चर क्लियर है। अब इस कहानी में जरा एक केस लॉ और पढ़ो। अभी मैं प्रोविजन पे नहीं जा रहा, देखो उल्टा जा रहा हूं इस बार। जब कोई क्रिटिकल चीज पढ़े आगे तुम्हें सिखा रहा हूँ, लॉ पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, केवल ये नहीं कि तुम बस ये समझा दो कि ये क्या लिखा है, ये भी सीखो कि कैसे पढ़ा जाता है। जब क्रिटिकल कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो तो पहले एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल सेट हो गया, अब जरा एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है उसे देखो। मैंने बताया था लॉ केवल ऐसे ही नहीं बन जाता कि प्रोविजन लिख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए रेफरेंस की तरह से यूज किया जाता है और माना जाता है कि आगे अगर इस तरह का सिनारियो आएगा तो हम भी ऐसे यही फॉलो होगा और यही डिसीजन होगा। तो इतने बड़े लोगों ने उसको सोच समझ कर डिसाइड किया है वैसा, लॉ को इंटरप्रेट करके, है ना, तो वही होना चाहिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया, क्या मैटर था? अ बैंक ग्रांटेड अ लोन ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक इन द गोडाउन, द लोन वॉज ऑल्सो गारंटीड बाय अ श्योरिटी। तो एक बैंक है जो लोन दे रही है, तो बैंक तो हो गई कौन? क्रेडिटर। जिस व्यक्ति को लोन दिया गया वो व्यक्ति कौन हो गया? पीडी। और उसके साथ, पीडी के साथ उसने, बैंक ने किसी और व्यक्ति को बोला होगा पीडी को कि लेके आ, उसे मैं क्या बनाऊंगा? गारंटर, हाँ श्योरिटी। तो एक श्योरिटी भी है, तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना जिसमें गारंटी दी जा रही है, पीडी डिफॉल्ट करने पे श्योरिटी उसका कंपनसेशन करेगा, मतलब मैटर किसका हो गया? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। द गुड्स वेयर लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन। अब देखो, लोन दिया था, उसमें जो सिक्योरिटी दी थी वो थी क्या? स्टॉक इन द गोडाउन। ऐसा होता है ना, मैं लोन लेने गया तो बोले क्या लाए हो सिक्योरिटी के नाम पे, अभी पैसे ले जा रहे हो, तो उसने बोला मेरे पास एक गोडाउन है, उसमें हमेशा 10 लाख का माल रहता है, कल को अगर मैं पैसे नहीं देता, इंटरेस्ट के या रिपेमेंट नहीं करता लोन का, आप मेरे स्टॉक पे अपना कब्जा कर लेना। बैंक वालों को ये मैंने लिख के दे दिया है। अब हुआ यह है कि जिस गोडाउन की मैंने गारंटी, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी दी है, वो गोडाउन में क्या हो गई है? चोरी। द गुड्स वेयर लॉस्ट, खो गया वहां से सामान, फ्रॉम द गोडाउन ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल। अब मेरी बात समझो, नेग्लिजेंस किसका है? बैंक वालों का। बैंक वाले कैसे नेग्लिजेंस करते हैं? भाई जब आप इस तरह का सिक्योरिटी लेते हो जो मूवमेंट वाला गुड्स है, भाई गुड्स रोक के थोड़ी बैठ जाएगा बिजनेस में, वो तो गुड्स आएगा जाएगा आएगा, वो मेंटेन करेगा 10 लाख का। इस पे नजर वीकली या हर 15 दिन में, इसको बोला जाता है फोर्टनाइटली या मंथली, किसको रखनी थी? बैंक वालों को। बैंक वालों के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस तरह की चीजों के लिए अपॉइंट होते हैं, जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनके नेग्लिजेंस से ये हुआ कि कुछ गुड्स लॉस्ट दिख रहा है, मतलब 10 लाख से उतर के वो 8 लाख पे आ गया और 2 लाख रुपए का गुड्स लॉस्ट है वहां पे। तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल। जब बैंक खुद अपना काम ठीक से नहीं कर रही, क्रेडिटर ने कुछ जो प्रॉमिस किया था, उसने सिक्योरिटी रखी थी ना, तो उसकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी पे ध्यान रखने की। बैंक खुद अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो वो श्योरिटी को किस ग्राउंड पे लायबल कर सकती है? ये नीचे के एग्जाम्पल में भी ऐसे ही था कि क्रेडिटर ने जो प्रॉमिस किया था खुद ने ही वो प्रॉमिस तोड़ा था, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया था। यहां पे भी यही हो रहा है कि बैंक ने सिक्योरिटी ली थी, श्योरिटी तो अलग से है, वो अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं कर पा रहा, क्रेडिटर ने वही नेग्लिजेंस कर दी। तो ऑब्वियस बात है, तुम को ये 2 लाख तो तभी मिल जाने थे जब स्टॉक बेचते, ये 2 लाख रुपए कम मिलेंगे, इसका बर्डन तुम मेरे पे डाल रहे हो, और गलती किसकी है इस 2 लाख को कम मिलने में? इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज जाएगा। 1980 में केस लड़ा गया होगा, और ये केस किन 2 लोगों के बीच में था? सौराष्ट्र वर्सेस चिंताराजन रंगनाथन राजा। तो सौराष्ट्र गवर्नमेंट और ये पार्टी, समझ में आई बात? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, मतलब बैंक का नाम था सौराष्ट्र। कोई दिक्कत? ये रटना है नहीं, बस इतना याद रखना है, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ। जब हम ये वर्ड लिखते हैं इसके अंदर प्रोविजन ऑफ एक्ट भी आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ गए, इसीलिए ये लाइन इतनी पावरफुल है कि आपको सेक्शन याद नहीं है, आपको कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद नहीं है, सी फाइनल लेवल पे भी ऐसा हो सकता है कि कंसेप्ट याद है कि ऐसा है,
पर ये याद नहीं है कि यार वो सेक्शन में लिखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो यूज दिस लाइन एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ, क्योंकि जब हम लॉ के प्रोविजन की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये सब नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सर्कुलर्स, उनके ऑर्डर्स और प्रोविजन ऑफ द एक्ट सब आ गया। जब कोई सेक्शन लिखता है, स्पेसिफिकली सेक्शन बेस लिखता है और उसको श्योरिटी है, तो उसको लिखना चाहिए एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई जजमेंट लिखता है तो उसको लिखना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, भले उसकी पूरी लैंग्वेज ना है। इससे यह समझ में आता है कि आप कितना स्पेसिफिक होकर किसी बात का जवाब दे पा रहे हो। पर आपको अगर याद नहीं है तो फिर लिखना चाहिए एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ। कितना इंटरेस्टिंग है। गेम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे चलते। तो हमने केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, उसके अंदर भी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की हेडिंग पढ़ ली। अब मैं आखिरी में आया हूं उस पे जो मेन कंटेंट है एक्ट का। फिर से पढ़ते हैं हेडिंग। सेक्शन 139 क्या बोल रहा था? डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। आप श्योरिटी के राइट्स को ही इंपेयर कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई है क्लियरली। ओके, एक सेकंड। ओके, आगे का टॉपिक जो है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब ये इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? ऊपर जो केसेस थे उसमें से एक ये भी केस था। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब तुमने श्योरिटी को बेवकूफ बनाया, प्रिंसिपल डेटर ने या क्रेडिटर ने मिलके, है ना। तो अगर उसको मिसरिप्रेजेंट की है चीजें, है ना, उससे झूठ बोला है, फ्रॉड किया है और इस तरीके से उससे श्योरिटी से गारंटी हासिल की है, तो ऑब्वियस बात है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्यों लिखा है इसे। लेट्स सी। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंट करके कोई गारंटी ऑब्टेन की है, किसी को श्योरिटी बनाया है, with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction। तो ऑब्वियस बात है कि उसकी असेंट आपने कैसे ली है? मटेरियल पार्ट पे मिसप्रेजेंट किया है। मतलब कोई खास बात, ऐसी बात, मटेरियल का मतलब होता है समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, उसको बोलते हैं मटेरियल। हाँ, अगर बिल्डर होगा तो मटेरियल का मतलब वो समझेगा सीमेंट, रेती। लेकिन एक जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो और अगर ये वर्ड यूज होता है तो हमेशा समझो ऐसी कोई चीज के बारे में बात हो रही है जिससे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऐसे किसी फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट किया है क्रेडिटर ने और ऑब्टेन कर लिए गारंटी बाय श्योरिटी, तो ऐसी गारंटी या ऐसा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात हमको पहले से भी आती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेल्स AC टू P। यहीं पे समझ में आ गई मेरे को दोनों पार्टी, एक क्रेडिटर है और एक प्रिंसिपल डेटर है। PD है और C क्रेडिटर है, और नाम भी वैसे ही यूज किए उन्होंने। तो C sells AC to P on representing that it is made of copper while it is made of। अब क्या, तुम कोई दुकान पे जाते हो और वो कहता है कि यार इसके अंदर कॉपर वायर यूज किया, तो क्या पंखा खोल के देख लोगे? मानना ही पड़ेगा ना, ऐसा बेच दिया उसने AC। एल्यूमिनियम वायर जल जाता है जल्दी, कॉपर वायर बहुत स्ट्रांग रहता है, तो आई होगी दिक्कत बाद में, देखते हैं जरा। S गारंटीज फॉर द सेम एज श्योरिटी विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। बेचारे को पता नहीं था और उसने तो झूठ बोला ही है। एल्यूमिनियम का वायरिंग है और उसने कॉपर वायर बोल के बेच दिया है। क्या S लायबल होगा बाद में? झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया था। हाँ, नहीं पता है ना, तो PV के केस करेगा C पे ऑब्वियसली।
ये तो फ्रॉड है, जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया हो दूसरी पार्टी के साथ तो वो तो केस करेंगे उसमें। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, अभी मिसप्रेजेंटेशन था, अब क्या आ गया, ये दोनों वर्ड हमने पढ़ लिए थे ऊपर ही। अगर आपने कोई चीज छुपाई है, छुपाने का मतलब है आप, जैसे कोई चीज बताना मैंडेटरी है और आप उस पर चुप रहते हो, तो इसे भी क्या बोलते हैं, छुपाना। जैसे तूने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन का अच्छा एग्जांपल इसमें समझ सकती है, सेफ्टी के साथ यूज करें, बच्चों से दूर रखें, ठंडी जगह पे ही रखें, ऐसा कुछ मटेरियल तूने पढ़ा है। और भी प्रोडक्ट्स पे पढ़ते हैं जो जो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन ऑर्गन्स या प्रॉपर्टी के लिए डेंजरस नेचर के हैं, उस पर जनरली गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी किया जाता है कि आपको इस तरह का मैसेज प्रोडक्ट पे एज अ लेबल लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे एक एग्जांपल के लिए, तो अगर आप उस लेबल को नहीं लगाते हो एज अ मैन्युफैक्चरर, तो एक तरह से आप कंसील कर रहे हो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन जिससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये साइलेंस वो वाला साइलेंस नहीं है कि तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। भाई ट्रेड में ये भी होता है, भाई हर क्वालिटी अलग अलग है। जैसे ये जो क्वालिटी है, सपोज कोई टेबल है, तो ये जो मटेरियल यूज हो रहा है ये एक अलग तरह का, प्लाई अलग तरह की होती है। आपने पूछी नहीं टेबल काहे की है, आप खरीद लाए, बाद में आप उससे लड़ रहे हो, ये गलत है। उसे तो इस मटेरियल की टेबल भी बेचनी है, प्लाई की टेबल भी बेचनी है, उसकी गलती नहीं है, आपको पूछना था। लेकिन ये कोई ऐसा मैटर थोड़ी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस तरह का मटेरियल यूज करोगे तो इसके ऊपर स्लिप लगाओ, समझ में नहीं आता। तो हर जगह साइलेंस, फ्रॉड या कंसीलमेंट नहीं होता है। भाई तू जितना पूछेगा कस्टमर उतना ही तो बताऊंगा मैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे तुम मेरे से क्लास पढ़ने आए है ना, अब अगर तुम मुझसे क्लास के बारे में सारी डिटेल पूछते हो कि यार सर कितने पीरियड में खत्म हो जाएगा कोर्स, किस डेट तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तुम पूछ सकते हो। कुछ लोग नहीं भी पूछते, तो वो मेरा कंसीलमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि यार ये चीज आप हर चीज पहले लिख के दो, उस पर साइन करो, फिर बच्चे से साइन कराओ, उसके बाद तुम उनको पढ़ाओ, और उससे फिर लेट हो गए तो फिर आप गड़बड़ करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंसीलमेंट नहीं कहला सकता। अब मैं और बढ़िया एग्जांपल पे ले आता हूं। ऐसे कई केसेस हमने देखे, मूवीज में भी देखे कि वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या कुछ है ना, अब आप या आपको ये सॉफ्टवेयर पे भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो, पढ़ते नहीं हो रोज, कर लेते हो, ठीक है। तो या उसमें कोई चीज़ है बहुत डिटेल में लिखी हुई है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड में लिखी हुई है, कल को आप इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर सकते हो कि यार ये चीज़ तो बहुत अंदर लिखी थी, मैंने पढ़ी नहीं और मैंने साइन कर दिए, या इसकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, ऐसा कुछ कर सकते हो। कुछ बीमारियों के बारे में उसने उस पॉलिसी में डिस्कस नहीं किया है, जो कवर की है वो लिखी है, जो अनकवर है वो लिखी है, क्या बाद में आप बोल सकते हो इसने मेरे से छुपाया कुछ? आपने या तो आपको पूछ लेना था। तो गवर्नमेंट अगर कुछ बोल रही है और उसमें गड़बड़ कर रहे हो, है ना, मटेरियल सर्कमस्टांसेस में गड़बड़ कर रहे हो, जो किसी का डिसीजन बदल सकते हैं, मटेरियल वर्ड आ गया, उस केस में ही कंसीलमेंट मानी जाएगी। तो हर कोई आलतू फालतू केस कंसीलमेंट का नहीं होता। आप सेलर से पूछो, आपको जो कंफर्म करना है, कुछ क्लियर करना है, ये हमेशा सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कितनी चीजें बताएगा। यार किसी प्रोडक्ट के बारे में तो ढेरों चीजें हो सकती है, और उस पर भी सब कुछ नहीं लिखा है, मेन चीज लिखी जो बतानी जरूरी है। ऐसा एक बार रीड कर लेते। एनी गारंटी विच इज क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस, फिर वो इनवैलिड है। और जब वो ये बात ही इनवैलिड है तो वो क्रेडिटर का राइट ही नहीं बनता, पीडी के अगेंस्ट नहीं बनता, तो श्योरिटी के अगेंस्ट नहीं बनता। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंगेजेस बी एज क्लर्क, ऑब्वियसली ए और बी के बीच में मेन कॉन्ट्रैक्ट है, ए क्रेडिटर है परफॉर्मेंस के नाम पे, पैसों के लेके नहीं सोचना चाहिए जीवन में, परफॉर्मेंस लेगा बी से, बी को क्या है उसका क्लर्क, सर्विस देगा बी। टू कलेक्ट मनी, बी का काम है पैसा इकट्ठा करना, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर द सम ऑफ हिज रिसिप्ट, कुछ एम्बेजलमेंट उसमें हुआ है, कुछ गड़बड़ी उसमें हुई है, एंड ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। ये एग्जांपल अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं।
रिपीट हो रहा है एग्जाम्पल। तो ए जो है वो गड़बड़ कर चुका है, तो उसको बुलाया और उसे कहा कि भाई एक काम कर, तू अब किसी को सिक्योरिटी के तौर पे लेके आ, मतलब वो एक कोई गारंटर लेके आ, और आगे से तू गड़बड़ करेगा तो मैं, वो कंपनसेट करेगा मेरे को चाहिए तो सही कंपनसेशन, तभी मैं तेरे को आगे काम करने दूंगा। वो सी को बुला लाया, सी ने गारंटी दे दी कि बी आगे कुछ भी काम करेगा, उससे कोई गड़बड़ होती है तो मैं कंपनसेट करूंगा। अब ये है काम की लाइन, ए डज नॉट एक्वेंट सी विद बीज प्रीवियस कंट, जबकि ये एक बहुत मटेरियल सरकमस्टांस था, क्योंकि जिसकी वो गारंटी लेने आया उसने ऑलरेडी पास्ट में वो हरकतें कर रखी है। तो एक ही जिम्मेदारी बनती थी कि भैया मैंने ये तुझे बुलाया इसलिए, पहले नहीं था मैं जरूरत में मुझे गारंटर की, वो गड़बड़ कर चुका है। तो सरकमस्टांसेस ऑफ केस को देख के तय करना पड़ता है कि क्या वो मटेरियल सिचुएशन है, अगर है तो फिर साइलेंस रहना, ए का साइलेंस रहना, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी बन रहा है तो बन जाने दो इसको, ये एक तरह से इस तरह का साइलेंस तो फ्रॉड की कैटेगरी में ही जाएगा ना। तो वो सिमिलैरिटी हो जाती है मिसरिप्रेजेंटेशन जैसी यहाँ पे कंसीलमेंट पे, कि आपने कंसील करने का मतलब है कुछ छुपाना, ना बताना एक अलग वर्ड है और कुछ छुपाना एक अलग कहानी। एग्जाम्पल 28, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी फॉर द अमाउंट ऑफ 2 लाख टन्स। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, अरे रिपीट हो रहा है, एज इट इज एग्जाम्पल पढ़ा है अपन ने, है ना। ए गारंटीज, ए कौन हो गया श्योरिटी, सी कौन हो गया क्रेडिटर, अरे हमेशा गारंटी क्रेडिटर को मिलती है, और बी कौन हो गया पीडी। तो एक कहानी है ए सी और बी के बीच में, बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड। अब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर दोनों चुपके से प्राइवेटली, मतलब कंसील कर रहे हैं ना, फिर से वर्ड कौन सा आएगा, कंसील ही तो आएगा। तुम छुपके कर रहे हो, मतलब सी को जानबूझ के बता नहीं रहे हो, और एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है और रेट की बात हो रही है, और रेट उन्होंने मार्केट रेट से भी बियॉन्ड रखा है, कल को भी गड़बड़ करेगा और सी को तो पैसा मिल जाएगा, बेचारा बेवकूफ बना कौन, ए, तो वो ए डिस्चार्ज माना जाएगा। कोई डाउट इसमें, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस, ये भी पढ़ चुके हैं, नहीं याद आ रहा। कोई दो पर्सन है ए और बी, एक क्रेडिटर एक पीडी है, उन्होंने बोला सी को कि एक काम कर हमारा श्योरिटी बन जा, सी ने बोला मैं बन तो जाऊं पर मैं अकेला नहीं बनूंगा, एक बंदा और ढूंढ के लाओ जो मेरे साथ श्योरिटीशिप करेगा, इसीलिए वर्ड क्या है को श्योरिटी। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट, क्रेडिटर को उसने श्योरिटी बोला भैया तू मेरे भरोसे मत रहना, एक बंदा और ढूंढ के ला, जिस दिन तू एक और बंदा ढूंढ के ले आएगा फिर मैं भी श्योरिटी बनने को तैयार हूं उसके साथ, तब तू कोई एक्ट करना, उसके अलावा तू एक्ट करेगा, जो भी एक्ट करेगा मैं अकेले श्योरिटी की रोल में नहीं आऊंगा। तो अगर क्रेडिटर उस बंदे को बोलता है ओके ओके ठीक है, पर वो प्रिंसिपल डेटर को उधारी देना चालू कर देता है और दूसरा को श्योरिटी की व्यवस्था नहीं करता, तो ऐसे एक्शंस पे वो जो जिसको आप श्योरिटी बनाना चाहते हो वो डिस्चार्ज है। कोई समस्या, यही कहानी लिखी, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदा जो गारंटी देना चाहता है एक कॉन्ट्रैक्ट पे, दैट पर उसने क्या कंडीशन लगा दी, कंडीशन दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन, क्रेडिटर तब तक एक्शंस नहीं लेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर के साथ तब तक वैल्यू एक्सचेंज नहीं करेगा